good evening. This is the first chapter of Kalam, and Kalam is supposed to be a Hindi book reading evening. Mind me, I'm in the trick and the trade of hospitality, and my Hindi is a little weak. But so I'm welcoming you in English. So welcome all of you. This is the first chapter of Kalam in association with brought to you by Prabhakatan Foundation, along with SAS Women Dehradun, and in association with Higher Agency Dehradun. Thank you so much. Really happy that we have with us Gaganji, who traveled all the way from Noida for this lovely evening. And I just had a small introduction. She's related to Rabbi Gill. So thank you so much for coming and starting this chapter 1, Kalam Dehradun. Thank you so much. Enjoy the evening. Kalam Dehradun के सत्र में मैं पूजा खन्ना, प्रभाखेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, कोलकाता स्थित प्रभाखेतान फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति का समन्वित संगठन है। बहुत विस्तार में मैं ना भी कहूँ, तब भी आप सबको इतना आश्वय बताना चाहूँगी कि फाउंडेशन वर्तमान में भारत और विदेश के लगभग 30 शहरों में महिला के विकास और भलाई के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, विरासत और कला से जुड़ी कई तरह की गतिविधियों को संचालित करता है। फाउंडेशन अपने कार्यक्रमों के मार्फत कलाकारों, शिल्पकारों, साहित्यकारों, कारीगरों और समाज के अन्य हस्तियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहां वे अपने प्रशंसकों, कला प्रेमियों और साहित्य प्रेमियों से सीधे मिलते हैं, संवाद करते हैं। हमारे ऐसे कार्यक्रमों की बड़ी सी सूची में कलम, एक मुलाकात, सुर और साज, लफ्ज़, आखर, किताब और पोथी जैसी कई बेहद लोकप्रिय आयोजन शामिल हैं। हमें खुशी है कि कलम देहरादून के आज के इस सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं आधुनिक हिंदी की पहली कतार की कवयित्री गगन गिल जी। मैं अब गगन गिल जी को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। गगन गिल जी का जन्म 18 नवंबर 1959 को दिल्ली में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। आपने हिंदी और अंग्रेजी में विपुल लेखन, संपादन और अनुवाद कार्य किया है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया स्मूह एवं संडे ऑब्जर्वर में साहित्य संपादन के अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की नीमन फेलो भी रही हैं। आपकी कई रचनाएं अमेरिकी, ब्रिटिश व जर्मन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आपकी प्रकाशित कृतियों में 9 मौलिक पुस्तकें, 9 अनुवाद, 6 संपादित ग्रंथ और अंग्रेजी व जर्मन में 4 अनुवाद पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी लोकप्रिय पुस्तकों में कवि संग्रह एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, एक आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, मैं जब तक आई बाहर एवं गद्य पुस्तकें, दिल्ली में उम्मीदें, आवाज़ आदि शामिल हैं। आप भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, संस्कृति सम्मान, केदार सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान, देशदेव सम्मान, अमर उजाला सम्मान आदि से सम्मानित हैं। हाल ही में पोलिश कवि हर्बर्ट की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित है। आप 1990 में प्रतिष्ठित आयोवा इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम में विश्व लेखकों के बीच
सबसे युवतम लेखिका थी। आपने लेख प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में चीन, जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस आदि देशों की यात्राएं भी की। आपकी काम की सूची इतनी बड़ी है कि हमारे कार्यक्रम का पूरा समय उसे बिताने में बीत जाएगा। इसलिए मैं अब अधिक समय ना लेते हुए पूजा मारवा एहसास विमेन देहरादून को आमंत्रित करती हूँ। Travel, reader. Okay, you're very fond of traveling. कोई ऐसी जगह that you are, it's absolutely on your bucket list. I love this world. I love landscapes, different kinds. और मुझे लगता है कि लैंडस्केप सिर्फ भौतिक चीज नहीं है, जो भी इवन अगर हम देहरादून के पेड़ देखें तो जो आज आतोई में पेड़ देख रही थी, they felt so different from what I would see in Kochi or Kerala. उसी तरह की ग्रीनरी मुझे ध्यान में। और मुझे याद है कि एक कई साल पहले in one of my insomniac नाइट्स तो मैं ऐसे ही सोते सोते फोन में सर्च कर रही थी दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन ट्रैवल्स। तो इसमें साइबेरिया का ट्रैवल था और कई तरह के ट्रैवल्स। तो एक ट्रैवल्स में था जो वेस्टर्न घाट से त्रिवेंद्रम जाते हुए राजधानी का। I just sat up कि अरे ये तो मैं कर सकती हूँ, इसके लिए तो कोई वीजा भी नहीं चाहिए। एंड आई वाज वेरी लकी कि आगे रात को मैंने उसको ढूंढा तो सुबह मेरे को उसकी बुकिंग मिली एंड एट 11 o'clock आई वाज इन द ट्रेन। Oh, that's a very impromptu trip too. तो मुझे लगता है इट्स नॉट आई थिंक जितना हम बाहर ट्रेवल करना चाहते हैं उससे ज्यादा तो हम अंदर की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। कोई भी ट्रेवल बाहर को नहीं जा रहा होता, हमें लगता है हम बाहर को जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो हमें अपने अंदर की तरफ भी कहीं भेजता है। आई थिंक ट्रेवलिंग इज as big a window as a good book. That's right. कि किताब जैसी दुनिया खोलती है, ट्रैवलिंग भी खोलती है। अगर आप सिर्फ अपनी क्लास में बैठे बैठे किताबें पढ़ रहे एंड उन जगहों के बारे में नहीं जानते तो वो जगह नहीं बोलते। तो अगर इवन इन लिटरेचर और इवन इन फिक्शन, इवन इन पोइट्री, जिसमें हमें लगता है कि ये यूनिवर्सल मैन, यूनिवर्सल पेन, यूनिवर्सल सिचुएशन की बात करें, लेकिन वहां पर भी जब आप उस पर्टिकुलर देश में जाते तब आपको समझ में आता है कि इस देश में बेस्ड कहानी इसी तरह से क्यों लिखी जा सकती है। Why is the Turkish literature, Turkish fiction so distinct from English literature Or Indian. or Indian or the South Africa? तो कुछ होता है कि जिस जगह पर हम बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनलिटी, पर जिस जगह पर हम बोलते हैं वो भी हमारे संसार को समझने की भाषा पर असर डालती है। हाउ वी कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज। Do you have a dedicated place to write? जैसे indoors या outdoors नेचर के बीच कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम है आपका कि मैं जैसे कई ऑथर्स बोलते हैं कि मैं 3000 वर्ड्स लिखूंगी या 5000 लिखूंगी, ऐसा भी आपका कुछ है या जब भी इंस्पिरेशन?
नहीं, मेरा कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है और मेरा कोई टाइम टेबल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने टाइम टेबल के हिसाब से लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें मुझे लगा कि मैं बड़ा प्रेडिक्टेबल तरीके से मतलब अपनी किताबों के लिए कहना तो थोड़ा ऐसे लगता है कि हम बड़ा कोई क्लेम कर रहे हैं, कोई दम्भू वाली बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लेखक ऐसे होते हैं, शायद मैं भी उनमें से हूँ, जो अपनी हर किताब को एक अलग तरह से लिखना चाहते हैं। तो क्या हर लेखक मतलब लेखक हर वक्त लेखक ही होता है? लेखक लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन वो जिस तरह से उसका माइंड और चीज़ों के साथ एंगेज होता है, स्ट्रगल करता है और चीज़ों का मतलब ढूंढना चाहता है, और लेखक वो नहीं जो कॉन्फिडेंट है। मतलब ऐसे लेखक होंगे कि वो बहुत आसानी से हर 6 महीने में एक अच्छी नई किताब कर सकते हैं, और ऐसे भी लेखक होंगे जिनको एक किताब शुरू करने में 5 साल लग जाएंगे। ऑफ कोर्स वो राइटर्स ब्लॉक भी नहीं, राइटर्स ब्लॉक के अलावा कि you want to understand your ignorance, not what you know. क्योंकि हमारी एजुकेशन में हमें इतना समझा दिया जाता है कि हमारे पास चीज़ों को जानने के तो बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं, लेकिन हमारी इग्नोरेंस का सीड कहाँ पर है, उस सीड को कैसे खत्म करना चाहिए, ये हमारी एजुकेशन में ये हमें खुद को ढूंढना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज कि आप अपने इग्नोरेंस के सीड को आइडेंटिफाई कर लें, उसको वहाँ से निकालें, और फिर वो जो खाली जगह निकलती है वहाँ से देन यू कन्फ्रंट योर डेस्टिनी कि अब यहाँ से मुझे अपने संसार को समझना है। आप कहती हैं गगन जी कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में लंबे समय तक छुपी रही, जिसने आपको अपने नाम क्षेत्र के बाहर कदम रखने के लिए मजबूर किया। आपने अपना पत्रकारिता छोड़ा और कविता लिखने लगी। तो क्या आपको लगता है कि हर लेखक या कवि को दर्द या अकेलापन महसूस करना पड़ता है लिखने के लिए? मेरा ये तो लेखक ना हो तब भी करना पड़ता है। So you need to feel pain to be able to write. I think we are feeling pain all the time. There is no escape from it. There is simply no escape from it. सिर्फ ये होता है कि जब हम नौकरी करते हैं या एक बंधी बधाई रूटीन में होते हैं तो वो एंजाइटी, वो पेन थोड़ी डल हो जाती है, लेकिन वो एंजाइटी तो रहती है। आई थिंक ऑल ऑफ अस, व्हाट वुड बी कॉमन बिटवीन अस वुड बी कि एट द एंड ऑफ द डे we ask ourselves, did I make any sense of my life? Am I making any sense of my life? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज हम जो हमारी इच्छा में होती है, जिसको हम खरीद लेते हैं, खरीदने की इच्छा रखते हैं, और जब खरीद लेते हैं उससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, 2 days later you realize you are still so empty inside. You are still looking for a meaning somewhere. Meaning is not always in writing और मुझे लगता है कि अगर कोई भी चीज
कला की, चाहे फिल्म, अच्छी फिल्म, इट्स एन एक्सप्रेशन। अगर कोई चीज हमें अपने बारे में सोचने की क्लैरिटी देती है तो वो भी उतना ही मीनिंगफुल काम है जो हमने अपने जीवन में किया। बिकॉज वी आर ऑल ट्राइंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। और अगर हम थोड़ा क्लिनिकली देखें तो आवर एवरी वीक डज टेल अस कि हाँ, perhaps I have understood life a little better than last week. गगन जी, हमें युवा गगन के बारे में बताइए, आपके माता पिता और परिवार के बारे में। आपकी माँ एक प्रिंसिपल थी और आपके पिता गुरबानी के गुरबान थे। कैसा था आपका बचपन? कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? My house was full of books. The smile says a lot. और that's what I remember very fondly. कि हमारे घर में छत पर किताबें थी। और एक दिन का मुझे याद है, हमारा नौकर था, वो भी हम स्कूल से आए, वो 14-15 साल का हुआ। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि दादी किस तरह की किताबें पढ़ते। तो हमने कहा हाँ दिखाओ। तो वो अलमारी में चढ़ा रही एंड देन ही ब्रॉट आउट ए बिग बुक। आपको पोथी कहा करते थे, किसने ये नाम दिए और क्यों? पोथी एज यू कैन गेस, रीडर, बुक। वो हम किताबें पढ़ते थे तो बड़ी बड़ी वो, मतलब मुझे तो लगता है, दिस इज व्हाट आई हियर फ्रॉम माय मॉम, कि जब वो मुझे देखते थे तो जो किताबें मैं पढ़ती थी वो मेरे साइज से बड़ी होती। ऑल आई रिमेम्बर इज कि मैं दीवान पर तकिया रख के उसके ऊपर कोई पिक्चर बुक रख के पढ़ती थी। तो उस समय तो हम क्या लोक कथाएं वगैरह पढ़ते थे, तो ये इलस्ट्रेटेड होता था इधर कुछ, तो वो बड़ी बड़ी किताबें होती थी। तो आई थिंक मेरी जनरेशन के बच्चों के पास तो एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स, तो टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, संडे के संडे कुछ मूवी आती थी तो दूरदर्शन पे। What do you think is your greatest strength? Greatest strength? Yeah. I can think alone forever. Okay. Raghaji, your poems all have a hint to the darker side of life. जैसे एक दिन लौटी की लड़की speaks of female experiences. अंधेरे में बुद्धा is about sorrow in human existence. थपक थपक दिन थपक थपक, you're using sound to exemplify pain of life. And ये आकांक्षा समय नहीं is about the enigma of desire. तो आपके मन में कैसे ख्याल आ रहे थे when you wrote this? What inspired you? I think no writer has an answer to why he or she writes a certain thing or in a certain way only. But कुछ अगर हुआ होगा life में that kind of prompted you to write down something so dark. हाँ वो तो होता ही है, उसके बगैर तो लिखना ही नहीं शुरू होता। तो लेकिन वो फिर वो इंसिडेंटल हो जाता है कि अगर मैंने कोई मृत्यु देखी तो मैंने मृत्यु पर, उस पर्टिकुलर मृत्यु पर कुछ चीजें और उसका कुछ और देखा, फिर इस पर लिखी। तो आई डोंट नो कि वो चीजें
because my writing is meeting itself with that experience. तो मुझे पता नहीं कि वो darkness उधर है या मेरे अंदर है, but how we are. So it just comes to you and you just feel like that. किसी भी यात्रा में भूगोल कुछ तो बदल देता है, जैसे जगह, दृश्य, चेहरे। तो जब आप कैलाश मानसरोवर गई थी, ऐसा क्या हुआ था that prompted you to write your novel अवाक? कैलाश मानसरोवर तो मैं तीर्थ यात्रा के लिए गई और लिखने के लिए नहीं गई। फिर ऐसा क्या हुआ उस यात्रा में that made you make a travelogue and publish it? आपको इसके बारे में लिखना है। अगर जी अब हम ये वाली पुस्तक के बारे में बात करना चाहेंगे, which is very special because our audience is going to be taking a signed copy back home with them. तो इत्यादि आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड है या इज इट फिक्शन? नहीं, फिक्शन नहीं है, ये एनकाउंटर्स हैं और समय समय पर लोगों से मिली, हमेशा तो नहीं लिखा मैंने, और 2-3 चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो इस किताब के कवर का क्या महत्व है? आपने एक बालिका की तस्वीर इसमें ली है। How does she tie to the 9 stories that you have in this book? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरे को तस्वीर एकदम मैं चौंकी थी इसको देखकर, क्योंकि ये एक नोविस नन की तस्वीर, और मुझे बुद्धिज्म में ये आइडिया ही बहुत परेशान करता है कि एक छोटे से बच्चे को हम नोविस नन बना देते हैं, and then that is how we coach the child to live in the world. If the world is coming to hit at you at a very young age. तो I really can't explain, लेकिन इसको देखकर मेरा दिल आप खुश हो जाते हैं इसको देख बैठ गया था कि अब इसका क्या होगा। गगन जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे, जब तक वो बैठते थे, कोई मीडियम बैठती थी लेडी, 3-4 और लोग बैठते थे, तो वो नोट्स मिले शामिल निकेतन के आर्काइव से, वो भी बाकी किताब छपी। तो जो ब्लैंकेट करते थे उसमें कई तरह की आत्माओं से उनकी बात, और वो उन्होंने 2-3 महीने बाद की वो फिर छोड़ दी कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन बात तो थी। और हम लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी ब्रेकअप्स थी। तो मुझे ये किताब पढ़ कर बड़ा मूविंग लगा कि वो मौतों को सहने के कितने अलग अलग तरीके होंगे, कि आप प्लेंचेट करते हैं, आत्माओं को बुलाते हैं, जो लोग चले गए हैं आप उनसे पूछना चाहते हैं तुम कैसे हो, कि वो बताते हैं। तो इसमें उनका बेटा आता है, इसमें कादम्बरी देवी आती है, और कई तरह के लोग आते हैं। आपने कभी बुलाया स्टूडेंट्स? लेकिन बुलाया है। वो जो ब्लेंचिंग करते थे उसमें एक रोल्स वो बुला, तो पता नहीं किसको है, तो देखते हैं कि कागज के ऊपर टैगोर की गीत की एक लाइन आ गई, तो वो टैगोर बड़े हैरान होते कि ये तो मेरे गीत की लाइन, तो उससे पूछती तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं एक डूबी हुई स्त्री।
शांति निकेतन के पास एक तालाब था, वो वहां डूब के मरी थी, और वो जब मर रही थी वो टैगोर का ये गीत गा रही थी। और तो वो जो आर्टिकल है उसमें ये कि एक पाठक अपने लेखक से मिलने इस तरह से भी आ सकता है, आई गेस आ सकता है, दूसरी दुनिया से भी आ सकता है। पर मैं समझती हूँ कि अब हमने इतनी बात कर ली, अब उसको पढ़ना नहीं चाहिए, अब आप लोग उसको खुद ही। Okay, we are now open for questions. Quick small questions for you. As आपने कहा कि मैं अकेले रह सकती हूँ, I can live alone, which is like a very big thing to say in this world. So मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि what is companionship? किसी का साथ होना इस जिंदगी में आपके लिए क्या है? कोई आपके साथ खड़ा है जो आपकी जिंदगी आसान करे, वो क्या है आपके? अगर आप जब आप अकेले रह जाते तो उसको उस तरह से रहना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि अगर कंपेनियन ना रहे तो हम कंपेनियन को रिप्लेस नहीं करते। We can't go on trying to live the same life which we had lived once. और हमारी जिंदगी में कब क्या होगा इसका हमें कुछ भी नहीं पता। So my strength comes from having lived a very fulfilled, responsible, difficult life. मतलब मैंने उस समय इतनी जी ली कि जब वो मेरी कंपेनियनशिप वाली जिंदगी पूरी हुई तो मुझे वो यहाँ तक भर के ही पूरी हुई। उसके बाद मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती। मैम, जो भाषाओं की जो दुर्दशा है आजकल, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, तो जो यंग माइंड्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि हो सके तो जितना हो सके लिटरेचर पढ़े, क्योंकि भाषा की दुर्दशा को भाषा से ही खत्म किया जा सकता। और पेरेंट्स और टीचर्स इस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं आ सकते। वैसे तो जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि भाषा की बहुत दुर्दशा। So I think it just keeps going on and on the same thing. हाँ, जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे आज हम अपने बच्चों को कह रहे हैं, and probably they're going to say the same. Not that the children are reading so much. और दूसरी ये कि हम लोग भी जिन चीजों के लिए अवेयर होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स हो गई, हर जनरेशन उसका रास्ता भी निकालती। Moment of your life, or which is the main source of joy in your life? Happiest moment you like to know? Till date. Till date. When you talk to a small child, that's my happiest. I'm very attached to the kids in the family. तो मेरी जान है वहाँ, कुछ है। I think बच्चे बड़े नहीं होने चाहिए, कोई मंत्र होना चाहिए, तो थप्पड़ लगाऊंगा छोटा बना। जब छोटे होते 2-3 साल के, और वो जो दूसरी दुनिया उनके अंदर रहती है, हम ये नहीं कह सकते कि इनको कोई मेमोरीज है, but they are certainly carrying a very innocent, pure world. और उनकी वो बोली वाली बातों से आपको ये you suddenly get a glimpse कि ये तो किसी दुनिया की ही बात कर रही है, लेकिन इसको ये इतना अलग तरह से देख के बात कर रहा है। I
नमस्कार मैम, मैं समृद्धि हूँ, वेलुर गर्ल्स की छात्रा। मुझे आपसे यह पूछना है कि साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा हम हर जगह पढ़ते हैं, पर आजकल का जो समाज है, आज वर्तमान में जो समाज में इतनी परेशानियाँ हैं, क्या आप तो क्या लेखक उससे विचलित नहीं होते हैं जब अपनी लेखन में समाज के बारे में लिखते हैं, क्या वो विचलित नहीं होते हैं हमारे समाज की आज की स्थिति को देखकर? बिल्कुल होते हैं। ऐसा कोई लेखक अगर वो आप उसको इम्पोर्टेंट लेखक कहते हैं तो वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी किए बिना लेखक ही नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके समाज में कुछ हो रहा हो और आपको चोट नहीं पड़ी, या आप सिर्फ अपने कमरे की दीवारों के बारे में लिखते हैं? पर ये जरूर है कि मेजॉरिटी ऑफ कॉन्टेम्परेरी राइटिंग वो काफी ऊपरी चीजें करती रहती है, जो उसका जहाँ चैलेंजेस होने चाहिए वो वहाँ तक नहीं जाते। लेकिन जब भी कोई राइटर इसीलिए हर साहित्यकार इम्पोर्टेंट नहीं है। साहित्य के पाठक होने के नाते हमें ये समझना चाहिए हर किताब इम्पोर्टेंट नहीं है, हर साहित्यकार इम्पोर्टेंट है। एक समय में 1000-2000 राइटर्स लिख रहे होंगे, कोई एक राइटर, कोई एक किताब बचेगी, बाकी तो पूरा कट। और कौन सी किताब कैसे बचेगी ये हम नहीं तय कर सकते, ये वक्त ही तय करेगा। आप और मैं जज नहीं कर सकते। अगर वो किसी ने ईमानदारी से कुछ लिखा होगा, अब हम टैगोर की चीजें पढ़ते हैं, काबुली वाला तो सब लोगों ने पढ़ी होगी, कितनी छोटी सी कहानी है और सिंपल कहानी, लेकिन उसको लिखे हुए 100 साल से ज्यादा हो गए और अभी भी आप उसको पढ़िए तो कैसे उस दिल दहल जाता। Some books are eternal. I think the second girl is also very keen to ask a question. हम अपने विद्यालय में एक हिंदी पत्रिका का संपादन करते हैं, तो उस पत्रिका की संपादिका के रूप में मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि यदि हमें एक संपादक को किस तरह से उस पत्रिका को सक्सेसफुल बनाना चाहिए, हमें ऐसी क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि वह पत्रिका एक सक्सेस हो? मैं समझती हूँ उसमें ऐसी चीजें लिखवानी चाहिए जो आप लोगों को परेशान करती हैं। ज्यादातर हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कौन सी चीजें परेशान कर रही हैं, और अगर पता हो भी तो हमें लगता है कि परेशान करने वाली चीजें अलग हैं और लिखने के विषय अलग हैं। ऐसा नहीं होता है। जो चीजें परेशान करती, अभी जैसे 2 दिन पहले ये बात हुई, हालांकि थोड़ा आउट ऑफ प्लेस बात हो जाएगी, पर ये जो बिहार की IAS के साथ बातचीत का आया, तो why did it become news? न्यूज़ इसीलिए बनी क्योंकि वो इशू है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। मैं जब ये खबरें सुन रही थी बिहार के इसके बारे में, मैं यही सोच रही थी कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे समय में हम इस विषय पर बात नहीं कर सकते, अपने घर में भी नहीं कर सकते थे। It was meant to be talk between mother and daughter. तो अगर आज इतना खुलकर बात हो रही है और खुलकर, तो चेंज तो आया है। और चेंज सिर्फ ये नहीं हुआ कि उनका ये समस्या है, चेंज ये आया है that this is what makes a young girl, ये उसकी समस्या है। आप जब एक यंग लड़की से कुछ भी करने की उम्मीद करते हैं तो आपको उसकी
ऐसी परिस्थितियों में तो देखना पड़ेगा कि उसके प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है। अगर उसका हाइजीन का ही मामला साफ नहीं है, आप उसको ही नहीं एड्रेस कर रहे, तो आप दूसरी कितनी भी बातें करते हैं इसका कोई मतलब नहीं। Archana, would like to ask a question? नमस्कार। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था, आपने बोला कि आपने हिंदी लेखन की तरफ तब देखा जब आपको ये लगा कि जो आपके अंतर मन में सारी चीज़ें वो तो हमारी परंपरा और हमारी जो भी हमारी कल्चर है उससे जुड़ी हुई है। आजकल का जो वातावरण चल रहा है उसमें हिंदी लेखन हो, हिंदी में हिंदी भाषा का प्रयोग हो, या अगर कोई भी चीज़ है तो हम उसको बहुत ही पॉलिटिकल रूप देते हैं, आरएसएस। हम अपने बच्चों को किस तरीके से, जैसे आप इतनी ज्ञानी क्या कहते हैं वहाँ लेखिका के रूप में है, तो जो हम किस तरीके से ये चीज़ अपने बच्चों को आगे दे सकते हैं कि उसको एक पॉलिटिकल रूप ना मिले और हमारी भाषा बस हमारी भाषा ही रहे। देखिए, मैं इस विषय पर जितना परेशान होती हूँ बीच बीच में, जो हाईजैकिंग पॉलिटिकली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमारे जो दिमाग की, वो हाईजैकिंग इसीलिए हो पाई क्योंकि हमारी एजुकेशन में कुछ गैप्स थे। इस हाईजैकिंग से ये पता चलता है कि अगर हमारी एजुकेशन में वो गैप्स नहीं होते तो हमारा अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन से रिलेशनशिप बहुत सहज है। अभी तो वो हमें डिस्टॉर्टेड वर्जन जो भी मिला दे ट्रेडिशन के नाम पर, हिस्ट्री के नाम पर, तो आपके पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं। तो बचने का तो एक ही तरीका है कि एज पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा। और मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी थी, और सोसाइटी में ये कोई पैटर्न सा है। जब एक सेक्शन ट्रेडिशनल स्टडीज कर रहा होता तो दो सेक्शन, नीचे वाला ऊपर वाला, वो अंग्रेजी पढ़ रहा होता। फिर नीचे वाला ऊपर वाला ट्रेडिशनल स्टडीज करने लगता है और जो मिडिल वाला है वो अंग्रेजी पढ़ने लगता है। तो कुछ ऐसा, मतलब आप देखिए जितने भी हमारे फैंसी स्कूल्स हैं, मदर्स इंटरनेशनल है, जो वसंत वैली है, वहाँ पर वो कितनी बढ़िया आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन देते हैं, साथ में फ्रेंच सिखा रहे हैं साथ में। लेकिन आपकी जो ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं उसमें वही हमारे ज़माने की सेकुलर एजुकेशन चल रही है। फिर उस ये पैटर्न थी, तो जो भी इसमें गैप्स है वो अगर हमारी एजुकेशन पॉलिसी नहीं पूरा करती तो एज वेल इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स we'll have to fill those gaps. The books are there, the books are on net also. मतलब ये कितनी सारी चीजें हमारी वो सीरियल्स भी पॉपुलर हो जाती हैं, तो इसका मतलब बच्चे जानना तो चाहते हैं अपने बारे में। अब ये और बात है कि उनको उनके सारे जो इमेजेस बनते हैं ट्रेडिशनल चीज़ों को, वो कार्टून्स देख कर ही बनते हैं। वो आई रिमेम्बर कि मैं अपने नेफ्यू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लेने गई, तो उससे मैंने पूछा कि तुम्हें कौन से वाला हवाई जहाज चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं मुझे गधा चाहिए। रामलीला देख रहे, तो that stays with him. I mean, we have to fill in those gaps. It was indeed a wonderful session, I think. Yes, so
प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन देहरादून की ओर से आप सभी का आभार। अतिथि वक्ता गगन जी और संवाददाता पूजा मारवा का आभार, जिनकी बातचीत ने इस शाम को यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजन श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हायट रीजेंसी देहरादून और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के भी आभारी हैं। Now I take this opportunity to introduce Miss Indrani and Rachna Pandey of Himachal Times. After the sudden demise of their father, Mr. Ashok Pandey, both Indrani and Rachna have been following their father's footsteps with a lot of conviction and grit. Now, may I request both of you to please come on the stage to facilitate our author Gaganji with our Kanta Woman Kanta story. Please come on the stage, both of you. Okay. May I request Shri Satish Sharma ji of Garhwal Post to please come on the stage and accept the first copy of Ityadi signed by Gagan. Satish. हिंदी में ही लिखूंगी और हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा।